नमस्कार दोस्तों, आज हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5, मौर्य साम्राज्य। तीन सौ तेईस बीसी से 185 बीसी तक पूरा का पूरा भारत में मौर्य साम्राज्य का शासन स्थापित था। इस शासन की स्थापना से पहले मगध में मगध में जो यहां सेंटर पॉइंट था, इंडिया का मैप हमने फ्री डायग्राम बना दिया भाई, इसको माइंड मत कीजिएगा, जैसे ठीक ठाक लगे आपको। मगध में नंद वंश का शासन था। विशाल संपत्ति, विशाल सेना, विशाल साम्राज्य नंद वंश का था। लेकिन सबसे खास बात उसके पास नहीं थी, वो जनता में अलोकप्रिय था अपने कर्मों की वजह से। और इसी अलोकप्रियता का फायदा उस समय कौटिल्य ने उठाया, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है, जो कि बाद में चलकर चंद्रगुप्त मौर्य को इसी ने तैयार किया, इन्होंने ही तैयार किया, कौटिल्य ने। उनके प्रधानमंत्री बने वो। और इसी का फायदा उठाकर चाणक्य ने नंद वंश को चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से फिनिश किया, समाप्त किया, और एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो आगे चलकर इतिहास में बहुत विशाल साम्राज्य हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले आता है भारत में सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर 326 बीसी में ये पश्चिमोत्तर भारत पर हमला करता है। यूनानी राजा था। पश्चिमी भारत जो था, पश्चिमोत्तर भारत, वो ईरान के अखामनी शासकों के अधीन था, और उसने उसको जीत लिया। उसके बाद में 323 बीसी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 323 बीसी में मृत्यु। और इसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर था, जो आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य से उसका युद्ध होता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य पे हम आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मगध से एक मगध को अपना सेंटर पॉइंट बनाया, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उसके पश्चात उसने सबसे पहला काम किया, पंजाब को जीत लिया। फिर अफगानिस्तान के कुछ इलाकों को उसने जीत लिया, काबुल, अराकोसिया, जिड्डेसिया, ये सब उसने जीत लिया। फिर सेल्यूकस को उसने, जो इनका सेनापति था सेल्यूकस को 305 बीसी में इसने युद्ध के द्वारा परास्त किया। और इन दोनों के बीच में, चंद्रगुप्त मौर्य और इन दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए। सेल्यूकस की पुत्री छेलना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड है 323 बीसी से 298 तक। इतने वर्षों तक इसने शासनकाल किया। लेकिन सबसे खास बात बताएं कि समूचा उत्तर भारत मौर्यों के अधीन आ चुका था। अफगानिस्तान के इलाके पूरे मौर्यों के अधीन आ चुके थे। या ऐसा आप कहें
कि चंद्रगुप्त मौर्य ने वो प्राकृतिक सीमा प्राप्त की जो कि अंग्रेज भी प्राप्त करने में असफल है। ये पूरा का पूरा हिंदू कुश पर्वत तक पूरा भारत एक हो गया, दक्षिण के कुछ प्रांतों को छोड़कर, कलिंग को छोड़कर। अब आप आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर बैठा। लगभग 25 वर्षों तक शासन करने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया और वो जैन धर्म स्वीकार कर लिया, चला गया श्रवण बेलगोला दक्षिण में। अब बिंदुसार आते हैं। बिंदुसार ने लगभग दक्षिण भारत पर भी, उत्तर भारत तो था ही, दक्षिण भारत पर कुछ अपना मैसूर तक कैप्चर किया, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से उनके मैत्रीपूर्ण संबंध हुआ करते थे, इस कारण उन पर आक्रमण करना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। हां, कलिंग, यहां भी कलिंग अभी भी बचा हुआ है। कलिंग पर ना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ना तो बिंदुसार ने कोई हमला नहीं किया। वो मौर्यों के अधीन रहना ही नहीं चाहते थे कलिंग के लोग। अब आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार के पश्चात अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, महानतम शासक था वो, हर दृष्टि से कहा जाए। इसीलिए बहुत सारे कार्य किए उसने, जन कल्याणकारी कार्य किए, साम्राज्य तो था ही पूरा का पूरा, इस वजह से उसे महान भी कहा जाता अशोक को। अब यहां पर भी उसकी शुरुआत वहीं से हुई, इसी कलिंग से। सबसे पहला काम उसने, पहले कार्यकाल देख लीजिए अशोक का, 268 बीसी से 232 बीसी तक कुछ प्रशासन चलाया। कहा कि सब कुछ भारत में तो है ही पूरा लैंड, जितना हमारे बाप दादा छोड़ के गए हैं, बस एक यही नहीं है कलिंग, जो कि सेंटर में पड़ रहा है। आज वर्तमान उड़ीसा में ही कलिंग है। यहां से हम मिसाइल टेस्ट करते हैं, अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट हमने यहीं से किया। तो कलिंग उस समय भी महत्वपूर्ण था, इसलिए अशोक को जीतना जरूरी था। नंबर 1 पॉइंट उसमें था प्रेस्टीज इशू। चूंकि बाप दादा जीत नहीं सके, क्यों नहीं जीत सके, हम क्यों नहीं जीतेंगे, नंबर 1 बात। नंबर 2, कलिंग दक्षिण भारत से जाने वाले व्यापारिक मार्ग के बीच में पड़ता था। गौर करने वाली बात है ये। नंबर 2, हाथी बहुत ज्यादा यहां पे होते थे कलिंग में। और नंबर 3, यहां से व्यापारिक मार्ग बाहर के देशों की तरफ भी जाता था। बहुत विश्लेषण करने के पश्चात अशोक ने कलिंग पर, भाई अगर हम कलिंग को छोड़ भी दें, ना हमला करें, तो क्या हमको कोई नुकसान होगा? तो उसको नुकसान नजर आ रहा था, यहां भाई नुकसान तो है। तो काफी मंथन के पश्चात वो कलिंग पर हमला करना जरूरी समझा। पूरी सेना इकट्ठा किया, अपना कलिंग पर चढ़ाई कर दिया। बहुत ही भयानक युद्ध, लाखों लोग मारे गए, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, पूरी सेना कलिंग की सब नष्ट हो गई। इतना हृदय विदारक दृश्य, अशोक का खुद हृदय परिवर्तन हो गया। उसने शपथ लिया कि आज के बाद से मैं कोई भी युद्ध अपने जीवन काल तक नहीं लड़ूंगा, और नहीं लड़ा। आगामी 25 वर्ष तक शासन किया, नहीं लड़ा। लेकिन गौर करने वाली एक बात है, इस कलिंग को जीतने के पश्चात भाई उसका पूरा का पूरे साम्राज्य का एकीकरण हो चुका था। तो आगे युद्ध लड़ेगा कैसे? कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अब उसको करना क्या था? अब इसी को ही मेंटेन करना था। अब मेंटेन करने के लिए, इतने बड़े राज्य को, इतने बड़े राष्ट्र को मेंटेन करने के लिए सिर्फ सेना ही पर्याप्त नहीं हुआ करती है। सेना के बल पर आप इतने बड़े राष्ट्र को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तब अशोक के आविष्कारी दिमाग में एक नई बात आई। अशोक ने एक अपना नवीन धर्म की स्थापना की, जो कि अशोक का धम्म कहा गया। धर्म संस्कृत शब्द है, उसी का प्राकृतिक रूप
धम्म था। धम्म इसके द्वारा सेना तो थी, इसके द्वारा और धम्म के द्वारा उसको एकीकरण करने का उसने प्रयत्न किया। अब ध्यान देने वाली बात एक ये भी है कि उसने सेना का विघटन बिल्कुल नहीं किया। अरे भाई, अगर आपने युद्ध का परित्याग कर ही दिया है तो सेना की कोई आवश्यकता रहनी नहीं चाहिए। लेकिन अशोक ने कहा अगर सेना को हम विघटित कर देते हैं तो ये तुरंत हमारे ही शासनकाल में सब अलग अलग हो जाएंगे, कहीं दंड की व्यवस्था, कहीं धम्म की व्यवस्था। इसने ये नीति लागू की। आगे चलते। अशोक मूलतः बौद्ध था, वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था, लेकिन वो उस बौद्ध धर्म से भी कुछ ऊपर नैतिकता की बात करता था, जो कि उस समय बौद्ध धर्म उसको नहीं दिखा। इसलिए उसने धम्म का सहारा लिया, अपना खुद विचार प्रतिपादित किया, और इसीलिए उसने अपने धम्म को प्रतिपादित किया। अब इस धम्म को मैक्सिमम लोगों तक कैसे पहुंचे भारत के, इसके लिए उसने दीर्घ शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु शिलालेख का सहारा लिया। और भारत के विभिन्न जगहों पर, अफगानिस्तान वाले इलाके में, नेपाल के तराई भागों में, पटना में, साउथ में, गुजरात में, देहरादून में और इत्यादि जगहों पर इसने अपने धम्म के राजाज्ञाओं को शिलालेखों, लघु शिलालेखों, स्तंभ लेखों के द्वारा जारी किया। और उस पर वो राजाज्ञाएं लिखी रहती थी कि क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। नंबर 1, उसने एक बात कही, पशुवध निंदा, पशुओं की हत्या हमें नहीं करनी है। विभिन्न आयोजनों पे जो पशुओं के बल दिए जाते थे वो हमें नहीं करना है। नंबर 2, उसने ये बात कही कि प्रत्येक मालिक को अपने अनुचरों से या सेवकों से दयालुतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये सब अच्छी बातें थीं और इनको अशोक उस अपने राजाज्ञाओं के द्वारा जनता तक पहुंचाना चाहता था, ताकि लोग जो समाज में, अच्छा उसमें एक और बात आती है, समाज में विभिन्न धर्म और संप्रदायों का प्रवेश हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे थे, उनको भी बैलेंस करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। लोगों के बीच में आपस में मतभेद न होने पाए, उसके लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ी धम्म की। ये सब सारी बातें वो धम्म में वर्णित किया था अपने, ताकि समाज में जो विद्वेष है, क्लेश है, धर्म को लेकर जमीन जायदाद, पारिवारिक कलह है, ये सब चीजें न होने पाए। और इसके द्वारा भारत को एक छोर रखने की कोशिश भी की गई। अब जो स्तंभ लेख थे, जैसे एक स्तंभ लेख आया आपका बनारस, उसका वाराणसी का, जिसमें चार सिंह पीठ सटाए बैठे हुए थे। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसी को अपना राजकीय चिन्ह बनाया। एक रामपुरवा में वृषभ, उसके ऊपर वृषभ की आकृति थी। ये जो स्तंभ लेख बनाए जाते थे काले बलुआ पत्थर के बनाए जाते थे, एकदम चमकीली पालिश हुआ करती थी, एकदम शीशे की तरह। अशोक के जो अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि में थे, लेकिन भाषा प्राकृत भाषा थी। ब्राह्मी लिपि के अतिरिक्त भी था, जैसे खरोष्टी लिपि, अरेमाइक लिपि। और भाषा प्राकृत का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि आम जन के बीच में काफी लोकप्रिय भाषा हुआ करती थी। और इसमें एक और खास बात थी कि इसमें उसने युद्ध न करने का वचन लिया था, हम युद्ध नहीं करेंगे। धम्म में इतना ही। आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं अशोक का प्रशासन।
प्रशासन संबंधी भी उसके विचार अशोक के अभिलेखों में प्रकट होते हैं। वो कहता है कि जिस प्रकार जो प्रजा है वो हमारे पुत्र के समान है, हम उनको अपना पुत्र समझें तब हम शायद बेहतर कर सकते हैं। और प्रशासन ने कुछ जन कल्याणी कार्य भी उसने किए जो भी उसमें मेंशन है, जैसे सड़क बनवाया, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, विश्रामालय धर्मशाला बनवाया, कुएं की व्यवस्था किया ताकि प्यासे पानी पी सकें, पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाया। ये सब उसके जन कल्याणकारी कार्य थे अशोक के। उसके बाद हम आते हैं, उसका जो पूरा राज्य था 4 प्रांतों में विभक्त था, 4 प्रांत। प्रत्येक प्रांत, ये हुआ ऊपर, पहले तो राज्य हुआ, 4 प्रांत हुआ, पहले राज्य हुआ, उसके बाद में राज्य प्रांत में विभक्त, प्रांत जिलों में विभक्त, जिले गांव में विभक्त, राज्य का तो राजा हो गया सेंटर, यहां से देख रहा है। प्रत्येक प्रांत का गवर्नर या राज्यपाल हुआ करता था। जिलों में जिले के अधिकारी नियुक्त होने हुए। जो गांव का दौरा करते थे और दौरा करके जो भी समस्याएं थी उनका निवारण करते थे, कर वसूलने का काम करते थे, समय समय पर जाके गांव का निरीक्षण करते थे। ये जिले के अधिकारी का पूरा काम था, पूरा जिला उनके कंट्रोल में हुआ करता था। मेगस्थनी ने इसकी पूरी चर्चा किया है जिलों के प्रशासन के बारे में। अब आगे चलते हैं। नगर प्रशासन का कार्य 6 समितियों के द्वारा होता था, जिसका विभागाध्यक्ष पाटलिपुत्र में बैठता था, वहां से निरीक्षण करता था। इसके अलावा उसने एक और अधिकारी की नियुक्ति की, धम्म महामात्र। इनका क्या काम था भाई? ये पूरे देश का दौरा करते थे, देखते थे। मतलब में ये आप कह सकते हैं सेंट्रल, आज की वर्तमान में सेंट्रल के कोई विजिलेंस टीम का जो हेड है वो पूरे देश का दौरा करे, ठीक उसी प्रकार धम्म महामात्र भी किया करते थे। पूरे देश का दौरा किया इन्होंने, पूरे राज्य का दौरा किया इन्होंने, देखा कहाँ क्या समस्याएं आई हैं, कहीं जिले का कोई अधिकारी कोई दाएं बाएं तो नहीं कर रहा भाई। और इनका और क्या काम था? गांव में भी चले जाते थे, वहां भी निरीक्षण का काम करते थे। हाँ, एक और विशेष कार्य था इनका कि धम्म से संबंधित जानकारी भी लोगों को दिया करते थे। ये धम्म महामात्र का कार्य हुआ। अब अशोक के समय में विदेशों से संबंध भी स्थापित हुए धम्म के प्रचार के लिए। जैसे उसने श्रीलंका में अपने पुत्र को भेजा, महेंद्र को, धम्म के प्रचार के लिए, और ताकि वो संबंध मधुर बना रहे। पश्चिम एशिया में भी उसने भेजा अपने दूत मंडल को, ताकि वहां से भी हमारे संबंध बने रहें। यानी पड़ोसियों से वो मधुर संबंध की बात करता है अशोक। कहीं न कहीं हमारा जो पंचशील सिद्धांत है 1954 का, जो पंडित नेहरू के द्वारा दिया गया है, अशोक के इसी सिद्धांत से प्रेरित, ये आप मान लीजिए। आगे चलते हैं। इस पूरे मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कहां से पूरी मिलती है? 2 है। एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दूसरा मेगास्थनीज का इंडिका। यहां से साहित्यिक पूरी जानकारी हमें अवेलेबल हो जाती है, और उस समय के जो अभिलेख थे अशोक के, उसके द्वारा भी पूरी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो उसमें प्रशासनिक जितनी भी बातें हैं, आज उसको
विदेशों से संबंध के मामले में उसको मानी बहुत ही प्रमाणिक ग्रंथ है, उस समय लिखी गई थी और आज भी वो उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय थी। जो कौटिल्य ने सिद्धांत दिए उस अर्थात में उसने अब सप्तांग सिद्धांत दिया है और कहीं ना कहीं वो सत्य प्रतीत होते हैं। हमें विदेशों से संबंध रखने के लिए उस कौटिल्य अर्थशास्त्र को फॉलो करना चाहिए, फॉलो करते भी हैं। जैसे उसने कहा दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, भारत का पाकिस्तान दुश्मन है, उसके जस्ट में अफगानिस्तान है, तो भारत का अफगानिस्तान मित्र है इस समय, पाकिस्तान दुश्मन हुआ। ये कौटिल्य की सिद्धांत में सबसे पहले दिया गया शुरुआत में। आगे बढ़ते, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका की रचना की और वो पाटलिपुत्र में आया कुछ वर्षों तक रहा। वहां की पूरे प्रशासन की पूरी जानकारी दिया कि प्रशासन कैसे चलता है, समितियों के माध्यम से चलता है, कौन कौन लोग एग्रोनोमोई एस्ट्रोनोमोई ये सब अधिकारी हुआ करते थे, ये प्रशासन का पूरा देखभाल करते थे। इसके अतिरिक्त उसने पाटलिपुत्र के राजप्रसाद का भी एकदम विहंगम वर्णन किया है। जैसे उसके महल का उसने तादात्म्य सूसा एक बतना के महल से लगा दिया है, तो यानी बहुत बढ़िया रहा होगा महल, राजप्रसाद रहा होगा। और राजा का भी पूरा वर्णन किया है कि राजा कैसे रहते थे, कितने अंगरक्षकों को के साथ घिरे रहते थे, महिलाएं अंगरक्षिकाएं हुआ करती थी, राजा के पूरे शरीर का आभूष के द्वारा प्रत्येक दिन वो मसाज किया जाता था ताकि राजा चुस्त दुरुस्त रहे। ये सब बातें उसने इंडिका में कही है। अब आगे चलते हैं। इतना बड़ा मौर्य इंपायर आखिर में कैसे अपने अवसान की तरफ बढ़ चला। पहला कारण आता है चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही प्रतिभाशाली शासक था। उसने इस राज्य को इस्टेब्लिश किया। बिंदुसार थोड़ा सा उससे डाउन था लेकिन ठीक था, उसने मेंटेन तो किया। अशोक इन तीनों में सबसे महान हुआ। उसने एक पूरा भाई पहले बाप दादा तो दिए थे पूरा का पूरा क्षेत्र, उसको मेंटेन किया, प्लस एक कलिंग को भी जीता। यानी ये सब शासक बहुत योग्य शासक थे, लेकिन इनके पश्चात जो परवर्ती शासक इनके आए वो इतने योग्य नहीं हुआ करते थे। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण, अब जब अशोक की डेथ हो गई, अशोक मर गया जब, तब इन पूरे प्रांतों में भाई एक होता है कि जब राजा एकदम सशक्त रहता है तो कोई कहीं टेंशन की बात नहीं रहती है। तो लोगों ने देखा कि राजा भाई लुंज पुंज है, चलो ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रांत जो थे वो आपस में अलग होने का प्रयत्न करने लगे। अलग होने का प्रयत्न ये हुआ कि पश्चिम से एक आक्रमण हो गया उस समय, ये एक कारण हुआ। और दूसरा, इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा खर्च, उसको मेंटेन नहीं किया जा सका। ये सब कारण थे। और इसी के पश्चात 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य साम्राज्य की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। यहीं से मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाता है और शुंग वंश फिर आगे कंटिन्यू होता है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों। इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है जो कि एनसीईआरटी की किताब से नहीं था, हमको याद आया, हमने उस समय उसमें पुट कर दिया। बाकी सब एनसीईआरटी से भी हमने लिया है। इस जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए इसको। धन्यवाद।